बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैसल शाही। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तजावज़ात की। पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो तजावज़ात से पाक नहीं है। ताजर जो काम सवाब समझ के करते हैं वो तजावज़ात है। हम किसी पाकिस्तान के दूर दराज इलाके की बात नहीं करेंगे। हम शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात करें तो कोई बाज़ार कोई मार्केट उठा के देख लें, तजावज़ात से पाक नहीं है। इस्लामाबाद का G9 बाज़ार की बात की जाए, पारा मार्केट की बात की जाए, सुपर मार्केट की बात की जाए, जना सुपर मार्केट की बात की जाए, I10 मरकज़ की बात की जाए या F10 जो मार्केट है उसकी बात की जाए, तजावज़ात से पाक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक नया ट्रेंड भी ज़ोर पकड़ रहा है, वो है फुटपाथ होटल्स का। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया की बात करें या जना सुपर मार्केट की बात करें, जितने भी वहाँ पे फुटपाथ हैं वहाँ पे होटल्स बना दिए गए हैं। बड़ा आसान सा काम जो है वो शहरी करते हैं, ख़ासकर ताजर करते हैं कि एक दुकान ख़रीदी जाती है या किराए पे ली जाती है और उसके सामने जितना भी एरिया होता है वहाँ पे कुर्सियाँ और टेबल लगा के उस पर कब्ज़ा कर लिया जाता है और होटल चलाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में 18 करोड़ लागत का एक मंसूबा था जिस पर काम अचानक बंद कर दिया गया। इस मंसूबे का 70 से 75% काम मुकम्मल कर लिया गया था। मेरी मुराद मरी रोड पर मारगला अंडरपास की है। इस मंसूबे पर 70 से 75% काम मुकम्मल कर लिया गया। अचानक से ये मंसूबा बंद कर दिया गया। क्यों मंसूबा ये बंद हुआ, प्रोग्राम के पहले इसी पर बात करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब वकार अब्बासी साहब ने, आप सीनियर सहाफ़ी और साथ उनकी तशरीफ़ फरमा है जनाब वकास अवान साहब, आप रिहायशी हैं मारगला टाउन के। सबसे पहले हम कुछ मारगला टाउन के रिहायशियों के आपको शार्ट सुनवाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से इस पर बातचीत करेंगे। इससे तुम्हारी बड़ी उम्मीद है वापस थी कि चलो यार ये जो अंडरपास बनेगा या उस साइड से बनेगा, इससे कम से कम ये एक्सीडेंट कम हो जाएंगे और ये जो रश है ये भी कम हो जाएगा। तकरीबन इस पे तो 70% काम कंप्लीट हो चुका है। तो जो इस प्रोजेक्ट पे आपके 70% काम कंप्लीट हो चुका है तो उसको तो नहीं रोकना चाहिए ना। अचानक ये 3-4 दिन पहले चेयरमैन साहब आए हैं, मैंगल साहब, पता नहीं उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ सियासी इसके ऊपर दबाव है। हमें तो यहाँ तक पता चला है कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो है इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है। बड़े हादसात हुए, हमारी बड़ी कोशिश थी कि यहाँ पे एक अंडरपास बन जाए। तकरीबन 15 साल की जदोजहद के बाद ये इसकी अप्रूवल हुई और अंडरपास बनना शुरू हुआ, जिसका 70% काम तो कंप्लीट हो चुका है। माल मटेरियल सारा कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अभी एक हफ़्ता पहले चेयरमैन CDA साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, नामालूम किस मंतव के तहत उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया है। यहाँ की आबादी चूँकि 1500-2000 घर है मारगला टाउन का, मूरियाँ है, पूना फकीरा है, ओड़ियाँ है, बहुत सारी आबादी है यहाँ पे। तो यकीनन यहाँ पे बड़ा ही तकलीफ़ दे हमारा है कि टर्न करते हुए, चूँकि मरी की तरफ से ट्रैफिक आ रही है, बहुत स्पीडी होती है, तो बहुत कैजुअल्टी इससे पहले हम उठा चुके हैं। ये अंडरपास रोकने से कुछ नहीं बनेगा, इससे आवाम के बच्चे मरेंगे, इनके बच्चे नहीं बनने। मैंगल साहब एक दफ़ा आए ना यहाँ के, मुड़ कर दिखाया हमें। जी, ये अहले इलाका की बहुत 4-5 साल से डिमांड थी कि यहाँ पे एक अंडरपास होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो चुका है और तकरीबन डेली के हिसाब से यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। 70% से ज़्यादा काम हो चुका है, उस काम प्रोजेक्ट को रुकवा दिया जाए। हमें नहीं समझ आता। बहरहाल लोग इस सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हुए हैं। वो कहते हैं जी हम रोड भी ब्लॉक करेंगे और हम कोर्ट में भी जाएंगे, जो जहाँ हमारा जो चीज़ हो सकेगा। तमाम फॉरेन डिग्नेटरीज़ और जितने गेस्ट आते हैं, हेड ऑफ़ स्टेट्स आते हैं, वो जब इस्लामाबाद रेड जोन की तरफ मूव करते हैं तो इसी रूट से मूव करते हैं। और उन लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए भी ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है और उनकी जो है फ्लो ऑफ ट्रैफिक के लिए और उनकी रूट के लिए भी ये ज़रूरी है कि यहाँ पे कंजेशन ना हो ट्रैफिक का। और उस वजह से ये अंडरपास जो है वो सिर्फ मारगला टाउन के लिए नहीं, इस्लामाबाद में वैसे भी एक अच्छे एक्सपोजर के लिए, एक अच्छे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक का फ़्लो बिल्कुल ठीक रहे। मेरी ये अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और इवन चीफ जस्टिस से मैं अपील करूँगा कि बेशुमार जो सुबह मोटे लिए जाते हैं, जो अवामी फलाह के काम हैं, उन पर भी सुबह मोटे लिया जाना चाहिए। वकार साहब, आपने शहरियों की बात सुनी है, नामालूम मंतक की बात की गई है। ये नामालूम मंतक है क्या और 70% इस पर काम हो चुका है, अचानक ये मंसूबा बंद किया गया। आपने कोई चेयरमैन CDA या मुतल्लिका हुकाम से बात की, आखिर वजह क्या बनी ये इस मंसूबे को एकदम बंद करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। तकरीबन कोई लास्ट वीक के वेडनेसडे नाइट को मुझे कॉल आई थी, हमारे प्रेसिडेंट हैं अतर हाशमी साहब, उनकी तरफ से मारगला वेलफेयर सोसाइटी की, कि जनाब ये
जो अंडर पास बन रहा है इसका काम रोक दिया गया। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी कोई मालूम नहीं है क्यों रोका गया, लेकिन काम नहीं हो रहा। इनफैक्ट मैंने वेरी नेक्स्ट डे जब देखा तो काम नहीं हो रहा था। मैंने जो कुछ पॉसिबल हो सकता था चेयरमैन तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से एक वक्त की सूरत में मुलाकात करने की कोशिश की, मुलाकात हुई भी। और बाद में जब चेयरमैन साहब की मंतक थी, उन्होंने कहा जी कि जो डिज़ाइन बना हुआ ना ये डिज़ाइन ठीक नहीं है, मैंने इस पे काम रुकवा दिया है। लेकिन वकास साहब अगर डिज़ाइन ठीक नहीं था या कुछ इंजीनियरिंग के नकाइस थे तो 10 करोड़ मेरा ख्याल है ग्रांट इसकी जारी भी कर दी गई, 18 करोड़ का ये मंसूबा है, तो पहले ये इदारा कहाँ से होया हुआ? साहिब साहब इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 महीने से यहाँ काम हो रहा था और 3 महीने पहले इन्हें ये याद नहीं है कि यहाँ पर ये इसका डिज़ाइन में कोई फॉल्ट है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। 3 महीने बाद चेयरमैन साहब को याद आया, कैप्टन उस्मान साहब जी इस काम इंतहाई स्पीड से करा रहे थे। नूर मेंगल साहब जैसे ही आए उन्होंने काम रुकवा दिया और उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई मंतक नहीं है। मेंगल साहब ये समझते हैं कि वहाँ जितने लोग हैं वो सारे बेवकूफ़ हैं और ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ऑब्वियसली CDA की कंसल्टेंसी से बना होगा ना, तो इसका मतलब है आपके कंसल्टेंट जो है वो नालायक हैं। देखिए इतना बड़ा मास्टर प्लान और आपको पता है रावल डैम इंटरचेंज ही उसी का हिस्सा भी बताया जा रहा है और करोड़ों रुपए वो जो टैक्स पेयर मेरे पैसे आपके पैसे इस पे लगा दिए गए, आप 70% इस पे फंड्स भी रिलीज कर दिए गए। वकार अब्बासी साहब आप बताइएगा आपको क्या वजह दिखाई देती है यहाँ पे? देखिए जी वजह तो खैर चेयरमैन साहब तो अपनी बता रहे हैं और बिल्कुल इसमें सियासी इन्फ्लुएंस ज़रूर शामिल है, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा शिफ्ट किया जाए रावल टाउन की तरफ। तो कहाँ शिफ्ट करेंगे? आगे तो जगह ही नहीं बनती, आगे कब्रिस्तान है, मस्जिद है। मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि ये असल में प्रोजेक्ट जो है वो 300 मिलियन का है, ये 18 करोड़ का नहीं है बल्कि 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 2014 के रेट्स के ऊपर ये जो हुआ है और अगर ये प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे वाइंड अप कर दें तो अगली जगह पर जब मुंतकिल होगा और नए रेट्स के ऊपर आएगा तो ये 60 से 70 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट नया बनेगा, ठीक है, अगर ये आगे चला जाता है। तो इस प्रोजेक्ट की जो मद में ना कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए रिलीज हो चुके हैं। इसका 40 से 50 बहुत बड़ी रकम रिलीज हो चुकी है, बड़ी कौमी खजाने को बड़ा नुकसान होगा। इसकी डिले करने की सूरत में भी नुकसान होगा और इसकी यहाँ से इसको अगर ख़त्म किया जाता है तब भी ये उस सूरत में भी नुकसान होगा। वकास साहब इस प्रोजेक्ट को बनने से रिहायशियों को कितना फ़ायदा हो सकता था? क्योंकि रिहायशियों की आपने बात सुनी, आप खुद भी वहाँ के रिहायशी हैं, कितना आपको फ़ायदा हो सकता था इस प्रोजेक्ट? फैसल भाई तकरीबन 23 साल से मैं मार्गला टाउन में मुकीम हूँ और इन 23 सालों में जो यू टर्न इस टाइम मौजूद है वहाँ पर तकरीबन कोई 50 से 60 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं और वो लोग अब भी मार्गला टाउन में मुकीम हैं जिनके भाई बेटे उस जगह पर जो है वो हादसात में जाँ बाक हो चुके हैं। इस का सबसे बड़ा फ़ायदा रिहायशी को ये होगा कि कम से कम हम विदाउट एनी हर्डल मार्गला टाउन के अंदर इंटर हो सकेंगे, हमें किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होगी क्योंकि मरी रोड पर उस जगह पर ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश होता है और VIP मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि कम से कम हमें खुदा न खास्ता ये यू टर्न पर रुक कर वेट नहीं करना पड़ेगा और हम जो है वो ये हादसात से बचे रहेंगे। तो इससे सिर्फ मार्गला टाउन को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, उसके साथ मूरियाँ हैं, उसके साथ आगे मार्गला टाउन फेज़ 1 फेज़ 2 है जिसकी आबादी कम से कम कोई 20 से 25 हज़ार बनती है। फैजाबाद से जो ट्रैफिक आती है वो भी यहाँ से यू टर्न लेके दोबारा एक्सप्रेसवे या दीगर इलाकों में जाती है और यहाँ पे आपने देखा वन व्हीलिंग वाले भी बहुत ज़्यादा कार्य होते हैं, उस वजह से भी यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, कैजुअलिटीज़ होती हैं, बहुत बड़ा ये नुकसान है। बहरहाल अब्बासी साहब आपने कोई CDA हुकाम खासकर चेयरमैन CDA तक अप्रोच की, उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी बिल्कुल जी, हमने बड़ी कोशिश की थी। वैसे चेयरमैन साहब से हमारी जो पिछले 2 दिन पहले भी मुलाकात हुई है, इसके ऊपर उनका ये मौक़िफ़ है कि ये पहले तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल फजूल किस्म का एक प्रोजेक्ट है और इससे हम इसको बड़ा गैर संजीदा से उनकी बात है कि ये फजूल प्रोजेक्ट है, इतना बड़ी ग्रांट इसके लिए जारी करने के बाद चेयरमैन साहब का जो एटीट्यूड है बेसिकली वो बिल्कुल जिस तरह कबायली सरदारों का एक एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स, मतलब अपने जो उनके मज़ारे होते हैं उनकी तरफ उनका जो रवैया होता है उसी तरीके का था। और हमने जब उनसे ये पूछा कि ये इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोई लॉजिकल रीज़न तो बताएं, तो उन्होंने कहा जी हम इसको अब रीवैलिडेट करवाएंगे, एक नया कंसल्टेंट आप हायर करने जा रहे हैं और इसकी देखेंगे कि आया इसकी ज़रूरत यहाँ पे बनती है या नहीं बनती। अच्छा, CDA हुकाम का आप रवैया ये कह लें कि आज मैंने बहुत कोशिश की उनसे रब्ता करने के लिए, इसमें मौक़िफ़ लेने के लिए, लेकिन वो इस पर बात ही नहीं करना चाह रहे। तो ये भी आपके सामने मैं एक नई चीज़ भी आपके सामने रख रहा हूँ कि इस पर बात नहीं करना चाहते। मुझे ये बताइएगा, चेयरमैन साहब बात नहीं कर रहे, कोई हुकाम बात नहीं करना चाह रहा, कैप्टन उस्मान साहब इसको बड़ी तेज़ी से कर रहे थे, नूरुल अमीन मेंगल साहब क्या वजह बनी कि वो एकदम से इस प्रोजेक्ट से इन्होंने हाथ खींच लिए? देखिए जी, नूरुल अमीन मेंगल साहब जब से भी आए ना, हमने ये देखा है कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। वो उनका जो एक एटीट्यूड है वो एक ब्यूरोक्रेट की तरह बिल्कुल नहीं है। वो जिस तरह सियासी लोग जिस तरीके के रवैया होता है उनका मसले का शिकार है वो,
اور اسی وجہ سے اس پروجیکٹ کو بھی انہوں نے بہت زیادہ متنازع بھی بنا دیا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ ہائپ بھی کریٹ ہو گئی ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے بیسیکلی 25 سے 30 ہزار آبادی کو کیٹر کرتا ہے. یہ مارگلا ٹاؤن اس کا صرف نام ہے, اس کے ساتھ مطلب بہت بڑی آبادی اس کے ساتھ لنکڈ کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد جو ایکسپریس وے ہے, آپ نے دیکھی ہوگی کرائسس کے دوران جتنی بھی وہاں پہ بندش ہوتی ہے, یہ اس کا متبادل روٹ ہے بیسیکلی. اور جتنی بھی وی وی آئی پی موومنٹس ہوتی ہیں اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ بغیر کسی اڈل کے یہاں سے یہ والی ٹریفک موو کرے. 10 سے 12 ہزار جو گاڑیاں روز یہاں سے ٹرن لیتی ہیں. اور اگر یہ چونکہ مری روڈ کو اس سارے ایریا کو سی ڈی اے جو ہے وہ بنا رہا ہے, سگنل فری روڈ بنا رہا ہے, اور یہ اس انڈر پاس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ. وقاص صاحب آپ فرمائیے گا, آپ مختلف میٹنگز جو ہوئیں, جو رہائشی وہاں پہ گئے, سی ڈی او کام سے ملاقات ہوئی, آپ اس کا حصہ بھی رہے, تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ منصوبہ آگے شروع کیا جائے گا یا سمجھتے ہیں کہ بس یہ ختم کر دیے؟ فیصل صاحب چیئرمین سی ڈی اے سے 3 دفعہ لگاتار ملاقات کی کوشش کی ہے. وہ ٹائم دے کر پہلے دن انہوں نے کہا جی میرے پاس 12:30 بجے آئیے گا, پھر انہوں نے کہا 3 بجے آئیے گا, پھر 5 بجے تک مارگلا ٹاؤن کا ایک وفد ان کے پاس بیٹھا رہا, انہوں نے ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا. کل پھر ہمارا ٹاؤن کا وفد گیا, انہوں نے دوبارہ ملاقات کا وقت نہیں دیا. اس سے پہلے پی ایم ایل این کے جو اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا, انہوں نے یقین دہانی تو کرائی کہ جی یہ پروجیکٹ جو ہے کیا شروع ہو جائے گا, اس کو روکا نہیں گیا, لیکن ان کے الفاظ بڑے عجیب و غریب تھے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پروجیکٹ ابھی بن رہا ہے اس کی یہاں بننے کی منطق نہیں بنتی, یہ مارگلا ٹاؤن کے بالکل ایج پر بننا چاہیے تھا. تو یہ اس ٹائم انہیں یاد آنا چاہیے تھا جب یہ شروع ہو رہا تھا. اتنے عرصے بعد یہ یاد آنا کوئی بلا جواز سی بات ہے. تو اس لیے ہم ملاقات کی, اور اس کے علاوہ آج پھر سید نذیر حسین بخاری صاحب سے ملاقات ہوئی, اور اگلی ملاقات ہماری جو ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نور عالم خان صاحب سے طے ہے. آخری پہ ایک پیغام میں ضرور دینا چاہتا ہوں. نور مینگل صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو روک کر کسی اور جگہ شفٹ کر دیا جائے گا یا یہ نہیں بن پائے گا, یہ بھول ہے. مارگلا ٹاؤن کی 15 سے 20 ہزار آبادی ہے, موریاں کی ملا کر ایڈجسٹنٹ اور پونا فقیہ کی. ہم تمام لوگ اپنے عورتوں بچوں سمیت تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس پروجیکٹ کو روکا گیا تو ہم مری روڈ بند کر دیں گے, اور تب تک نہیں کھولیں گے جب تک ریٹرن نہیں لکھ کر نہیں دیا جائے گا کہ مارگلا ٹاؤن کا یہ پروجیکٹ کب مکمل ہوگا. اس ساری ایکسرسائز جو آپ نے کی, آپ مختلف حکام سے ملے, چیئرمین سی ڈی اے صاحب سے کوشش کی, ملاقات نہیں ہو پائی, آپ کو کوئی اینڈ رزلٹ نظر آتا ہے کہ شاید کوئی آپ کی شنوائی کہیں ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, میرا بالکل یہ آنیسٹ اوپینین ہے اس بارے میں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا یہ پلان ہے کہ اس پروجیکٹ کو یہاں ڈمپ کر دیا جائے, بند کر دیا جائے, اور اس کے بعد کسی نئی جگہ پر شفٹ کر دیا جائے. لیکن کیا فیصل صاحب ان سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان سے باہر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں؟ یہ 10 کروڑ روپے جو لگ چکے ہیں, یہ پبلک منی کے پیسے ہیں, یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں. یہ کیا نور مینگل صاحب جیب سے دیں گے یا کوئی سی ڈی اے کا افسر جیب سے دے گا؟ ایک طرف ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, ملک میں پیسے نہیں ہیں, ہم ادھار مانگ رہے ہیں, IMF کی منتیں تلے کر رہے ہیں, اور یہاں پروجیکٹ میں پیسے جھونک دیے جاتے ہیں, اور پھر کیا جاتا ہے جس کو نئی جگہ پر بنایا جائے گا. چلیے وقاص صاحب, ہماری کوشش ہی ہے وقاص صاحب کے شاید سی ڈی او کام اس پر کچھ پازیٹیو سوچیں اور اس کو پروجیکٹ کو آگے کنٹینیو کریں. وقاص صاحب, آپ کو ساتھ میں یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں تجاوزات کی بات تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن ساتھ ایک جو فٹ پاتھ ہوٹلز کا ٹرینڈ جو ہے وہ بڑا زور پکڑا ہے. آپ دیکھتے ہیں ڈیلی, آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں, مختلف علاقوں میں آپ جب جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سارے فٹ پاتھ پہ ہوٹل بنا کے بیٹھے ہوئے, کرسیاں ٹیبل لگاتے ہیں اور کاروبار کا آغاز کر لیا جاتا ہے. اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ جی بالکل بالکل, اسلام آباد کی جتنی بھی کاروباری مراکز ہیں, میں اسپیشلی I8 کو دیکھ رہا ہوں, F10 کو دیکھ رہا ہوں, اور چھوٹی موٹی جتنے بھی کاروباری مراکز ہیں جی, ان کے اندر یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے کہ دکاندار چھوٹی سی شاپ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنا پورا کا پورا کاروبار جو ہے وہ پبلک فٹ پاتھ کے اوپر منتقل کر رہا ہے. اور اس کو بالکل جو MCI کا ادارہ ہے, DMA اسے چونکہ ریگولیٹ کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے, اور وہ بالکل اس کے اندر برابر کے شریک ہیں. وہاں پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے, لوگ بڑی مشکل کا شکار ہیں, اور پبلک کار پارکنگ. یہ جو ہوٹل بنایا جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ کے بغیر یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے جی, بالکل. ان کا انفورسمنٹ کا جو اسکواڈ ہے, انکروچمنٹ کا جو اسکواڈز ہیں, اور میری جہاں تک اطلاع ہے انفورسمنٹ والے آتے ہیں, لیکن وہ ان کے لیے سیٹنگ کرنے آتے ہیں کہ ان کے ساتھ سیٹنگ کر لی جائے, ان کے ساتھ کوئی منتھلی فکس کر لی جائے, اور کاروبار کا آپ جاری رکھیں. بالکل بالکل جی, میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں, اور وہ ان کی شمولیت کے بغیر یہ کاروبار اس طریقے سے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہوں. اور اس سے بہت زیادہ جو پبلک کی کار پارکنگز ہیں وہ بہت زیادہ انکروچ ہو چکی ہیں, اور اسلام آباد تو بالکل کسی چیچو کی ملیاں کا منظر پیش کر رہا ہے. آپ اس کے کاروباری مراکز, ہم شہری اقتدار کی بات کریں, کوئی پاکستان کے دور دراز علاقے کی بات نہیں کریں. وقار عباسی صاحب بہت شکریہ, وقاص اوان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم نے کوشش کی ہے اسلام آباد میں جاری منصوبے ہیں بند کیا گیا, اس کے ہم نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا وجہ تھی جس کو بند کیا گیا, اور اس دعا کے ساتھ کہ کوشش ہم بھی یہی کی ہے کہ شاید سی ڈی اے ہوش کے ناخن لے اور اس پروجیکٹ کو جو ہے پایہ تک میل تک پہنچائے. ایک بریک کا وقت ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट के शोबे को हुकूमती सतह पर क्यों पजीराई हासिल नहीं है। साथ हम बात करेंगे जो मिनी बजट आया है उसमें रियल एस्टेट का सेक्टर जो है शायद बच गया है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगाए गए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है जनाब आदिल नवाज भट्टी साहब ने। आप जनरल सेक्रेटरी हैं रैका के। सर वेलकम टू द शो। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, पहले तो ये बताएँ सर, ये रैका क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं फैसल साई साहब आपको अप्रिशिएट करूंगा और आपको मुबारकबाद भी दूंगा कि आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, मेरा ख्याल है कि शायद ये वाहिद ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है और उसको मैं देखा है माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से आप रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो लेके चल रहे हैं और लोगों को जो यहाँ से इनपुट मिल रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कोई भी प्लेटफॉर्म इतना अच्छा अवेलेबल है, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा सर। बदकिस्मती आप कह लें कि इतना बड़ा सेक्टर है और कहीं पे कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा था, कहीं आवाज़ नहीं जिसकी उठाई जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी आवाज़ उठा सकें। तो सर थोड़ा सा मुझे रैका के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल। रैका जो है वो हमारी मोस्ट ऑर्गेनाइज जो है रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन है पूरे पाकिस्तान में। और हमारी जो इसके जो हमारे मेंबर हैं मोस्टली जो हैं वो इंतहाई सीनियर ऑफिसर्स हैं हमारे। ठीक है। और इसमें आर्मी पर्सनल डिफेंस ऑफिसर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, एयरफोर्स से, आर्मी से, नेवी से। बिल्कुल। फिर हमारे जो हैं वो बड़े बड़े नाम जितने भी हैं मल्टीनेशनल लेवल तक जो हमारी कई आप रिनोन नाम है मार्केट में, तो वो हमारा हिस्सा है। अभी कोई बड़ी ब्रांड ऐसी नहीं रहेगी रियल एस्टेट के अंदर कि जिसने डीएचए के अंदर आगे अपना सेटअप ना बनाया हो। और डीएचए के अंदर काम करने के लिए जो कंपल्शन है वो हमारा मेंबर होना ज़रूरी है। और हमारे जो मेंबरशिप का एक मजबूत निज़ाम है रैका के अंदर। रैका जो है वो इसका जो काफ़ी अरसे से ये मतलब है कि ये तो ऑलमोस्ट आप सब कह सकते हैं कि 1994-95 से इसका जो पहले नाम था डीएचए डीलर्स एसोसिएशन थी। फिर 2016 में हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया सारे लोगों ने मिल के, तो फिर ये रैका की शक्ल में सामने आई। और रैका जो है इसका अपना एक इंतहाई मजबूत मेंबरशिप सिस्टम है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो 2022 में हमने अमेंड करके और वो उसके तहत अभी हम काम कर रहे हैं। और बड़ा ही मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, जो इसके अंदर बड़े हाई लेवल के ऊपर हमने इनपुट्स लेके और इसको बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन को और पास करवाया है हमने। इसमें जो सबसे बड़ी बात कि हमारे रैका के अंदर जो भी हमारे जो मेंबर्स हैं इस वक्त तकरीबन 500 के करीब मेंबर्स हैं। और कोई मेंबर भी ऐसा नहीं है जो एफबीआर से रजिस्टर्ड ना हो, जिसकी पुलिस वेरिफिकेशन ना हुई हो, जिसको डीएचए स्कूटी ने क्लियर ना किया हो। हमारा डीएनएफपीपी का जो आया अदारा पाकिस्तान में आपको पता होगा, डीएनएफपीपी से सारे लोग हमारे रजिस्टर्ड हैं और हाईएस्ट लेवल के ऊपर हमारी रिकग्निशन मौजूद है। जहाँ भी हम जाते हैं अप्रोच करते हैं चेयरमैन कंट्री हेड लेवल के ऊपर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी अप्रोच होती है। और हम इंतहाई आसानी से हर जगह भी हम डीजी डीएनएफपीपी को मिल के आए हैं, चेयरमैन सीडीए जिधर भी जाना होता है बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं तो टॉप मोस्ट लेवल के ऊपर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि हमारी वहाँ पे अप्रोच होती है। उसके अलावा जो हमारी रैका है ये एफओआर की जो है फाउंडर जो है वो एसोसिएशन है। जब एफओआर का क़याम अमल में आया गया तो उस वक्त जो है रैका ने बुनियादी किरदार अदा किया। और एफओआर के अंदर हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन मौजूद है और उसमें हमारी बड़ी हमेशा से बड़ी जो है वो एक्टिव हमारी इनपुट रही है उसके अंदर। और डीएचए का एक ब्रांड नेम है हमारे साथ। और फिर यह है कि चूँकि हमारी डीएचए और बैरिया के काफ़ी सारे जॉइंट वेंचर्स डीएचए के अंदर चल रहे हैं, तो उसमें हमारी बैरिया के साथ भी जो है वो भी मामलात रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये बड़े प्राउडली ये कह सकते हैं कि रैका जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन रियल एस्टेट। कोई शक नहीं जी, बड़ी लंबी चौड़ी प्रोफाइल है और सबसे अहम बात कि आपने तमाम कानूनी तकाजे इसके पूरे किए हुए। अच्छा ये आदिल साहब बताइएगा, मिनी बजट आया, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बच सके जिस पर टैक्स नहीं लगाया गया, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है या कोई खाने पीने की चीज़ें हैं, सिर्फ रियल एस्टेट का शोबा बच गया है, तो इसकी क्या वजह बनी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि 236C 236K 7E डीम रेंटल जैसे जो आप कह सकते हैं कि किलिंग टैक्स यानी कि किसी भी सेक्टर को ख़त्म करने वाले जो टैक्सेस जब ऑलरेडी मौजूद हों तो उसके मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई और गुंजाइश बाकी है कि जो है वो गवर्नमेंट हम पे मजीद हमें टैक्स के ऊपर डाल सकती। 2% एडवांस टैक्स, नॉन फाइनल के लिए 7% टैक्स। अब जो 7E जो इंट्रोड्यूस हुआ है जो टैक्स, ये इसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। यानी कि आप अपनी ही प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो आप टैक्स पे कर रहे हैं पर ईयर, तो ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है और ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है हमारे सेक्टर के साथ कि जब से ये टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है आप गवर्नमेंट के अदारों से पूछें कि उनका जो टैक्स कलेक्शन है वो किधर चली गई है, पहले सेक्टर से क्या जनरेट हो रहा था, अब क्या हो रहा है। बहुत बड़ी बदकिस्मती है। तो
تو یہ کہنا کہ جی ہمارے سیکٹر کے اوپر ٹیکس، ہم تو یہ چاہ رہے تھے، ہم نے تو بار بار اپیل کی گورنمنٹ سے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ ہمیں ریلیف دیا جائے، ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا، تو ہم تو اس منی بجٹ کو ٹوٹل مسترد کرتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ کا تو میرا خیال ہے میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ جہاں سے زیادہ ارننگ آ رہی ہے اس کو کوئی نہ کوئی باؤنڈ کیا جائے یا وہاں سے ٹیکس زیادہ کلیکشن کی جائے تاکہ یہ جو کاروباری حضرات ہیں یہ بھی متاثر ہو۔ جیسے اب آپ کو بتائیں اس ٹائم شدید مندی چل رہی ہے آپ کے کاروبار میں، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اتنا بڑا یہ سیکٹر ہے پاکستانی معیشت میں، ایک بڑا بہت اچھی اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے حکومتی سطح پر، نہ کوئی اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بدقسمتی ہے جی، دیکھیں ہمارا ایکٹ تو ریرا کا ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے اور 2020 سے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، کوئی امپلیمنٹیشن موجود نہیں ہے۔ اتنا وہ کمپریہنسو اور زبردست قسم کا ہمارا ایک ادارہ جو ہے وہ پائپ لائن میں پڑا ہوا ہے اور اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں کر پا رہی گورنمنٹ، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر وہ مطلب ہے کہ یہاں پہ آ جاتا ہے پاکستان میں اور اسے ریرا کے تحت اگر چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ایک ریولیوشن آ جائے گا ہماری اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر۔ اس کا میں نے جو ریرا ایکٹ ہے اس کو میں نے تفصیل سے پڑھا ہے، ایسی چیزیں ہیں اس میں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ مطلب انتہائی کمپریہنسو، لیکن اب بات یہ ہے کہ ول موجود نہیں ہے۔ اب ول ہوگی، کوئی سوچے گا اس بارے میں۔ ایسی بدقسمتی ہے کہ ہمارا سیکٹر جو ہے جس کے ساتھ 52 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں اور ہمیشہ اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہماری جو ہے وہ آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ جو ریگولیٹری ہماری جو ریئل اسٹیٹ کی ہے جو ادارہ جو پینڈنگ پڑا ہوا ہے، پلیز اس کو امپلیمنٹ کروائیں، اس کو لے کر آئیں، کیونکہ اس سے ہماری ساری انڈسٹری جو ہے وہ ایک مطلب اتنے بہترین نظام کے اندر آ جائے گی۔ ایک اتھارٹی جب ہماری اپنی موجود ہو جائے گی، ابھی ہمارے لیے کوئی اپیلنٹ اتھارٹی موجود نہیں ہے جہاں پہ ہم جائیں۔ کوئی اس کو ریگولیٹ تو نہیں کیا جا رہا، لیکن کوئی رجسٹریشن کروائی جاتی ہے، کوئی ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہے، اس کی کوئی رجسٹرڈ ہوتی ہے؟ اگر رجسٹرڈ ہوتی ہے تو آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ اس کا جو معاشی کوئی تحفظ حکومتی سطح پہ آپ کو ملتا ہے؟ دیکھیں جی، جب ڈی این ایف پی پی کا ادارہ پاکستان میں آیا ہے تو یہ ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس پروفیشنل کے طور پہ جب انٹروڈیوس کروایا گیا اور ہم سے اس کی بڑی ہیوی کمٹمنٹس ہم سے کی گئی، ہم سے وعدے کیے گئے کہ جی ڈی این ایف پی پی میں آپ جب لوگ رجسٹر ہو جائیں گے اس کے بعد پاکستان میں کوئی ڈی این ایف پی پی کے بغیر جو ہے وہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس نہیں چلا سکے گا۔ لیکن بدقسمتی کی انتہا ہے کہ جب ہم ڈی این ایف پی پی میں رجسٹر ہو گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایف پی آر کے تو نیٹ میں ہمیں لے لیا، انہوں نے نوٹسز آنا شروع ہو گئے، جرمانے کے نوٹسز آنا شروع ہو گئے۔ ابھی ہم ڈی جی محمد اقبال صاحب سے مل کر آئے، انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ جو اس پہ جو بھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں یا جو اگر کوئی فائن وغیرہ نوٹس آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے علم میں لے کر آئیں۔ تو ایسی بدقسمتی ہے کہ ہائر اتھارٹیز کو اس بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ نیچے عملہ کیا کر رہا ہے، وہ نوٹسز جاری کر رہا ہے لوگوں کو اور جو کمٹمنٹس ہیں اپنی وہ پوری نہیں کر رہے۔ کوئی ہمارا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہمارے جب ہم رجسٹر اپنے آپ کو کروا لیا، ہم جو جتنی ہماری جو رجسٹریشن اتھارٹیز ہیں ان کے اندر ہم رجسٹر ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں، ہم تو سسٹم میں آ جاتے ہیں، لوگوں ہمیں پے بیک نہیں کرتے، ہمارے کمیشن کا تحفظ ہمیں حاصل نہیں ہے تو ہمیں اور کیا حاصل۔ اور دوسری سب سے جو بڑی بات کہ جو ہر ادارہ ہے، چاہے وہ نام نہیں لیتا، کہ وہ انہوں نے اپنے مارکیٹنگ سیل بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں وہ ایک جو ہے پپٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، چیزیں اپنی ساری مارکیٹ میں مارکیٹنگ کے ذریعے بھیج دیتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے کیا اپرچونٹی پیچھے رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جس کے پاس پیسہ ہے جو ہیوی فائنانس لے کے جاتا ہے وہاں سے ڈیلز اٹھا کے آ جاتا ہے، وہ آگے مارکیٹ میں بسکٹ کی طرح چیزیں بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریئل اسٹیٹ اور بدنام جو ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو کیا جاتا ہے، اس لیے بدنام ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ایک وہ واحد سیکٹر ہے جہاں پہ بلیک منی کو وائٹ منی کر لے، تو یہ جو ایک آپ پہ ٹیگ لگا ہوا ہے یہ کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ تو سبھی اب پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب تو میرا نہیں خیال کہ بلیک منی کا کوئی کنسیپٹ موجود رہ جائے گا، کیونکہ اب ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ سی این آئی سی سے کنیکٹ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ سی این آئی سی آپ ڈالتے ہیں، آپ کے پاس آپ کا ایف پی آر کے پاس سارا ریکارڈ ہمارا چلا جاتا ہے۔ اب کون سی ایسی وجہ رہ گیا کہ اس کو بلا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ صرف پاکستان میں ہی کانسیپٹ یہ کیوں موجود ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ اس کو بلیک اکانومی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں جو ہے وہ اتنی زبردست قسم کی اسکیمز اناؤنس کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ٹرکی میں دیکھیں آپ، سینٹرل یورپ میں دیکھیں، ٹھیک ہے، دبئی میں دیکھیں، یو اے ای میں، جتنی کنٹریز ہیں وہ سارے ویلکم کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں سرمایہ کو۔ صرف ہمارے ملک میں جو ہے ڈسکریج کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اور کوئی اب بلیک منی کا جو ہے وہ کنسیپٹ موجود نہیں ہے، ایکچولی وہ ساری لیگل منی ہوتی ہے۔ ہمارے سسٹم کے اندر یہ اتنے بڑے فالٹ موجود ہیں کہ ہمارے ابھی تک ہم اپنے ریٹس کو ڈیفائن نہیں کر سکے، چیزوں کو ہم بہتر نہیں کر سکے، ہمارے ایف پی آر ریٹس مارکیٹ ریٹس میں ڈفرینس چل رہے ہیں، مختلف چیزیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ آلریڈی جو ہے جو
जो निज़ाम मौजूद है इसके अंदर हमारी कोई कैलकुलेशन का वाज़ेह सिस्टम मौजूद नहीं है। स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाया नहीं जाता, उनको साथ रखा नहीं जाता, और ब्लैक इकॉनमी कैसे ख़त्म, मतलब इसकी कॉन्सेप्ट को मुझे नहीं समझ आता कि हम कैसे ख़त्म करेंगे कि पूरी दुनिया अगर इसको वेलकम करती है तो हमारे मुल्क में ये क्यों कॉन्सेप्ट है कि जी ये ब्लैक मनी है। कोई ब्लैक मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ख़ास तौर पर DNFPP के आने के बाद अब जब अब जितनी हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, वो सारी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, उनका तमाम रिकॉर्ड जो है वो देखा जा रहा है, ठीक है, उनको नोटिस जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म होना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, रियल स्टेट में आपको पता है बड़ी मंदी चल रही है, कारोबार जिस तरह एकदम वो बहुत बड़ी तेज़ी से जा रहा था, मौजूदा आप सियासी सूरत हाल कह रहे हैं या जो भी वजह बनी है, मंदी की सूरत जा रही है, तो मंदी की सूरत में जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं उनके पास दीगर क्या ऑप्शन होती हैं, वो क्या करते हैं इन दिनों में? देखिए जी, मंदी के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट एजेंट के लिए वो लर्निंग पीरियड होता है, ठीक है, जो वो बेस्ट टाइम होता है कि जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, आप ऑन ग्राउंड विजिट्स करते हैं, आप अपनी चीज़ों को, जिन चीज़ों में आपको डेफिशिएंसी आ रही होती है उनको आप इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट टाइम होता है, लर्निंग पीरियड होता है, यही टाइम होता है कि जब आप अपनी चीज़ों को नए तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अभी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ना कोई बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं है। अभी मैंने स्टडी किया कि स्वीडन के अंदर जो है वो एक यूनिवर्सिटी MSc करवा रही है रियल एस्टेट के अंदर। पाकिस्तान के अंदर एक हमारा नस्ट के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, एक कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है मैनेजमेंट के हवाले से। तो सिर्फ कोर्स लेवल के ऊपर जो है वो हमारा थोड़ा बहुत इस पे काम हुआ है। तो पाकिस्तान में इस पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और इस पे जो है वो कोई ना कोई कोर्सेज लॉन्च होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसको बाकायदा जो है वो सब्जेक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि बिलियन ऑफ डॉलर्स की ये इकॉनमी है, ठीक है। और बदकिस्मती है कि कोई बाकायदा तालीम का निज़ाम मौजूद नहीं है, एजुकेशन का कोई बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं है। तो ये टाइम ऐसा होता है जब मंदी होती है, वो टाइम होता है लर्निंग पीरियड में, तो उसको कहूँगा, और इसमें चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आदिल भट्टी साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। वक्त की किल्लत है, नहीं तो आपके पास यकीनन एक मालूमात का ख़जाना है। हम कोशिश करेंगे कि गाहे बगाहे आपको प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत में रियल स्टेट के किरदार पर, और साथ हम बात करेंगे मौजूदा जो रियल स्टेट में मंदी चल रही है, तेज़ी की उम्मीद आखिर कब तक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है जनाब सज्जाद खान जदून साहब ने। आप CEO हैं समावाद मार्केटिंग के, और साथ साथ आप वाइस चेयरमैन हैं कश्मीर प्रीमियम लीग के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है साथ चिश्ती साहब, आप रियल स्टेट एक्सपर्ट हैं। दोनों को मैं वेलकम करूंगा। सबसे पहले मैं सज्जाद खान जदून साहब आपकी तरफ आऊँगा, और आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ, वो जो एक ट्रेंड चेंज हुआ है, पहले प्रॉपर्टी के छोटे छोटे दफातर होते थे, अब इतनी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज बन चुकी हैं, बहुत बड़ा स्टाफ है। तो ये जो दौर चल रहा है, एक सख्ती का जो दौर चल रहा है, सर्वाइवल आप लोग कैसे कर रहे हैं? देखिए फैसल भाई, हालात तो जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसे जो है ना कोई न्यू ऐसी चीज़ें हम लेके आएँ, कोई जो है ना कोई जो छोटे छोटे स्टेप्स लें, अपने खर्चे को हम जो है ना मतलब कम से कम करें। और इस तरीके से जो है ना मुझे ये लग रहा है कि इस तरीके से हम आप अपना बताएं कि आपकी रियल एस्टेट के सेक्टर में इस कारोबार से आप कब मुंसलिक हुए, आपकी एंट्री कैसे हुई, थोड़ा सा उस हवाले से मैं बताइए। देखिए, मैं तो तकरीबन कोई 10-15 साल से हूँ, ठीक है, इस फील्ड में। 2019 में मैं आफ्टर CA में आया हूँ, प्रॉपर इस फील्ड में आया हूँ। और मतलब CA करने के बाद मैंने सबसे पहले इस चीज़ पे, मेरा पहले ये प्लान था, लोग कहते हैं CA करने के बाद लोग कहते हैं कि मैं जी मतलब फलानी कंपनी में बड़ी अच्छी जॉब करूंगा, मतलब CFO बनूंगा, कंपनी सेक्रेटरी बनूंगा। मैं चूंकि पहले से ना बिजनेस माइंड था, हाँ जी, ये मेरा जहन था बिजनेस का। तो 2019 में मैं जो है ना प्रॉपर इस फील्ड में आया हूँ, और उसके आते साथ ही फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम इस शोबे को आप कहाँ देख रहे हैं? अब तो ये आपको पता है एक सेक्टर बनता जा रहा है, और एक इंडस्ट्री का एक मतलब ये बनती जा रही है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी बल्कि बन चुकी है। आप इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए फैसल भाई, बात ये है कि इस सेक्टर से रेलिवेंट तकरीबन 50 या 50 से ज़्यादा जो है ना मुख्तलिफ जो है ना बहुत सारे सेक्टर्स इसके साथ जो है ना टच हैं, जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इस सेक्टर के ऊपर जो है ना मतलब फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको लेफ्ट राइट बाकी सेक्टर्स तो बहुत अहम है, लेकिन इस सेक्टर को अगर आप जो है ना मतलब वो जो है ना मतलब फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। साथ साहब आपकी तरफ आऊँगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे नौजवानों की एंट्री रियल एस्टेट के कारोबार में हुई, इतनी तालीम के बाद इंसान सोचता है कि मैं कहीं बिजनेस की बजाय कोई अच्छी जॉब मुझे मिल जाए, तो रियल एस्टेट शोबे में जो पढ़े लिखे नौजवान आए हैं, तो रियल एस्टेट का कारोबार, इसका ट्रेंड कितना चेंज हुआ है? बहुत शुक्रिया फैसल भाई पहले तो, और
پڑھے لکھے نوجوان اس فیلڈ میں جتنا زیادہ سے زیادہ آئیں گے اس فیلڈ نے اتنا زیادہ سے زیادہ ڈے بائی ڈے گرو کرنا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو اگر میں تھوڑا سا اسپیسیفکلی بتاؤں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت زیادہ ہے. ہر ایک قسم کی ویکینسی آپ کو اس انڈسٹری میں آپ ملے گی، ایچ آر سے لے کے آپ کا پی این بوائے سے لے کے آپ کا اکاؤنٹنٹ سے لے کے ہر ایک چیز آپ کی انڈسٹری میں اب اس انڈسٹری میں انکلوڈ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اوور دا ٹائم یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نوجوان جتنے بھی ہیں ان کو نو ہاؤ ہے کہ ہم نے مارکیٹ کو کیسے کیپچر کرنا. ٹھیک ہے، آپ کے اس میں ایس ای اوز انوالوز ہوتے ہیں، آپ کی ویب سائٹس بنتی ہیں، آپ کی ویب سائٹ پہ اوورسیز زیادہ تر ہمارا کام، ہمارا جو کلائنٹ ہے اوورسیز کلائنٹ ہے. اوورسیز کلائنٹ کو جب ہم ٹچ کرتے ہیں تو اوور آل جب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کی یہ پوری چیزیں آپ دیکھیں، اکانومی آپ کی پوری گروتھ کرتی ہے فرام زیرو اسکریچ سے لے کے آپ دیکھیں ٹاپ آف دا لائن تک آپ کے سارے بندے اس میں انوالو ہو رہے ہیں. چاہے آپ کا اس میں ایک پی این بھی ہے، چاہے آپ کا سی ای او بھی ہے. تو اگر آپ اس کا ہیرارکی اسٹرکچر دیکھیں گے تو ایز پر جیسے دوسری انڈسٹریز نے گرو کیا ہے اس نے بہت زیادہ گرو کیا ہے 2019 سے لے کے 22 تک. آفٹر دیٹ یہ جو تھوڑا سا سلم آیا ہے، جیسے کہ جدون بھائی نے اس میں کہا ہے، میں اس میں ایڈ آن کروں گا کہ جو ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے نا اس نے اس مارکیٹ کو بہت زیادہ ڈاؤن فال متاثر کیا. تو اس چیز کو ریوائیو کرنے میں بھی ہم سب کو اپنی چھوٹی چھوٹی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی، پچ ان کرنا پڑے گا، ایسی چیزوں کو ہمیں کرنا پڑے گا. تھوڑی سی انوویشنز لانے کی ضرورت ابھی بھی بہت زیادہ ہے اس فیلڈ میں. اس فیلڈ نے ابھی بھی بہت گرو کرنا ہے. پاکستان کے سیکٹر آپ کی کنسٹرکشن کی فیلڈ میں دیکھ لیں، آپ کی سر درجنوں الائڈ بزنس کے ساتھ جڑے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. سجاد صاحب آپ فرمائیے گا، آپ نے جب آغاز کیا تو پہلا آپ کا پروجیکٹ کیا تھا؟ کوئی وہی ٹیپیکل جس طرح ریئل اسٹیٹ بروکرز یا ایجنٹس کرتے ہیں کہ مختلف مکان جو ہے ان کو سیل کر لیا، کرائے پہ لگا لیا، یا کوئی اپنا پروجیکٹ آپ لے کر آئے؟ نہیں فیصل بھائی، میں نے نا الحمدللہ میں نے نا تھوڑا سا میں اس چیز سے جو ہے نا مطلب ڈس ایگری کرتا ہوں. ہر بندے کا اپنا ایک جو ہے نا مطلب ویژن ہوتا ہے. میں نے ملٹی میں 4-5 سال کام کیا ہے، تو ملٹی ایک بہت بڑا برانڈ ہے. تو اس میں نے نا کوئی مطلب پلاٹس وغیرہ کا کام نہیں کیا. میں نے ٹیپیکل ایز اے جو ہے نا مطلب کمرشل بلڈر کام کیا ہے. اور اپنا جو ہے نا کوئی جو ہے نا مطلب چھوٹا پلاٹ ہو، یعنی ہم مطلب نارملی ہم لوگ جو ہے نا سٹارٹ کرتے ہیں 5 مرلے سے 10 مرلے سے. اپنا ایک جو ہے نا مطلب کمرشل پلاٹ خریدا، اپنے پروجیکٹ سے آغاز کیا، اور اس سے میں نے جو ہے نا آگے کام کیا. ابھی کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ میں ابھی جو ہے نا H13 میں الحمدللہ میرے پاس ایک اپنا ایک جو ہے نا مطلب ذاتی ایک ہے مطلب پروجیکٹ، اس پہ کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ D17 میں جو ہے نا ایک انشاءاللہ ابھی جو تھوڑے سے حالات سیٹ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہر چیز ہماری ریڈی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایک جو ہے نا آپ سے جس طرح بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا، یہ جو ہے نا مطلب واہ ماڈل ٹاؤن فیز 3 ہے، میں اس کو جو ہے نا مطلب ڈیل کر رہا ہوں. واہ ماڈل ٹاؤن فیز 3 کو اس لیے ڈیل کر رہا ہوں کہ وہ ایز کمپیئر ٹو ادر ہاؤسنگ اسکیمز وہ کافی جو ہے نا مطلب منفرد سیٹ اپ ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کی این او سی الحمدللہ کلیئر ہے. اچھا، وہ ایک واحد ایسا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ مطلب ہاؤسنگ اسکیم ہے کہ جس میں پلاٹ ابھی ہم ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر دے رہے ہیں، 3.5 سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے. ہم کسٹمر کو اس کے پلاٹ پہ جا کے اس کو پن پوائنٹ کر دیتے ہیں، ہاں جی کہ یہ آپ کا پلاٹ ہے. پلاٹ نمبر ہم ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر اس کو جو ہے نا پلاٹ نمبر دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کی پہلے واحد مطلب ہاؤسنگ اسکیم ہے کہ جس میں ابھی ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر ہم پلاٹ دے رہے ہیں اور اس میں مطلب سوئی گیس موجود ہے، انڈر گراؤنڈ بجلی موجود ہے، اسٹریٹ لائٹس مطلب ہاں جی سب کچھ الحمدللہ فنکشنل ہے. آپ کو جو ہے نا بور کی بھی جو ہے نا پانی کی جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں، واٹر سپلائی الحمدللہ. تو اس لیے نا میں نے وہاں ماڈل جو مطلب ٹاؤن ہے فیز 3 اس میں نے الحمدللہ یہ اپنا کام شروع کیا. ایک طرف آپ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں، دوسری طرف آپ کرکٹ کے بڑے دیوانے نکلے ہیں اور آپ نے کشمیر پریمیئر لیگ میں بڑا جمپ لگایا ہے، وائس چیئرمین ہے. تو یہ کمبینیشن کیسے بنا؟ دیکھیں مطلب کرکٹ تو چلیں وہ تو میری جو ہے نا فیلڈ اس سینس میں نہیں ہے، وہ تو ایک جو ہے آپ اس کو جو ہے نا مطلب شوق کہہ لیں. میں آپ کی جرنی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس میں آپ کے انٹر کیسے ہوئے کشمیر پریمیئر لیگ؟ وہ اس طرح ہوا کہ فیصل بھائی ویسے ہم لوگ نا ملٹی میں بیٹھے ہوئے تھے آفس میں، ایک بندہ آیا وہ کہہ رہا تھا کہ یار آپ نا ہمارے ساتھ اس طرح کی ایک لیگ مطلب شروع ہونے جا رہی ہے KPL کے نام سے، اور اس میں نا آپ لیگ کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہمارے پاس جو ہے نا مختلف آپ کے لیے جو ہے نا مطلب سلاٹس ہیں، آپ کا لوگو آئے گا، مطلب برانڈنگ پوائنٹ آف ویو سے ہمیں. پھر اس کے بعد اس سے گپ شپ ہوتی گئی. میں نے انہیں کہا کہ یار برانڈنگ وغیرہ کو چھوڑیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے KPL میں انٹری کیسے کرنی ہے، ہم لوگوں نے ٹیم کیسے خریدنی ہے. تو پھر الحمدللہ 2020 میں جو ہے نا پراپر اس فیلڈ میں آیا ہوں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے عزت دی ہے. اچھا، نوجوان جو نئے آ رہے ہیں یا ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں وقتی ایک سختی ہے اور یہ وقتی ہے، چند مطلب ماہ کی بات رہ گئی ہے، ہو سکتا ہے چند دنوں کی بھی ہو. تو جو نئے نوجوان جو شاید تھوڑے سے مایوس ہو رہے ہیں ان کو میسج کیا دیں؟
देखिए फैसल भाई जो है ना मतलब मायूसी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, गुनाह है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो दूसरा ये कि अगर मैं आजकल की आपको बात करूं, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 लोग हैं अभी इस टाइम, और हम सिर्फ एक जो है ना सिंगल जो है ना मतलब प्रोजेक्ट वाह मॉडल टाउन को हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हैं। तो ये है ना कि मतलब मार्केट का जो है ना डाउनफॉल तो आता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो वक्ती होता है, वो किसी भी कारोबार में आ सकता है। दूसरा ये कि हम लोगों को जो आदत पड़ी हुई है पिछले दौर में वो बहुत यानी आप ये समझ लेना कि मतलब बुरी आदत पड़ी हुई है। जो बंदा बाइक के ऊपर था आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर है, तो वो थोड़ा सा आदत खराब करती है कि मैं बाइक पे था, बड़ी गाड़ी आ गई, अब दोबारा बाइक पे नहीं जा सकता। तो देखें ना वो तो मतलब मुल्की हालात हैं। देखिए मुल्की हालात के लिए मैं जो है ना जितना हो सके मैं अपना रोल उसमें जो है ना मतलब प्ले करूंगा, आप अपना रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए कि डाउनफॉल तो हर एक सेक्टर का हिस्सा है, मतलब कारोबार का नाम जो है ना वो जो है ना मतलब डाउनफॉल है। तो जितने भी लोग हैं वो देखें जिस तरह मतलब भाई ने बात की, देखें ये ना हमने छोटे छोटे स्टेप लेने, ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ जी रातों रात में आज देखें मैं आया हूँ KPL में 2020 से लेकर 2023 तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त के साथ साथ आपके सामने है सारा कुछ, ठीक है। वो आपको जो है ना मतलब याद होगा जो हमारा पहला इवेंट था, तो उस इवेंट का हिस्सा था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए वो जो इवेंट। मुझे हालांकि दोस्तों ने कहा कि यार ऐसा इवेंट नहीं हो सकता कि आप जो सोच रहे हैं कि इतने लोग इतनी दूर चले जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट हुआ, आपके सामने हुआ, बड़ा जबरदस्त इवेंट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मेहनत जारी रखी है जिसका आज आप मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जो है ना मतलब फैसल भाई 2010 से जो है ना मैं प्रॉपर इस फील्ड में आया हूँ, ठीक है। 2010 से लेके आज तक अगर आज आप एक चीज को देख रहे हैं कि जो बंदा आज जिस स्टेप के ऊपर है, आप हम लोग ये देखते हैं कि यार ये आज इस स्टेप के ऊपर है, ठीक है। हम ये नहीं देखते कि इससे पिछले जो इसका जो दौर गुजरा है उसने कैसे उसको काटा है। मैं आपको बताऊं, यकीन माने रात को 1 बजे 2 बजे तक मैंने खुद ठीक है बैठ के उसको चीजों को प्लान किया, ब्रोशर कैसे बनाने, ठीक है, क्या क्या जो है ना हम लोगों ने काम करने, स्ट्रेटजीज क्या करनी है, वो मतलब आज आपके सामने उसका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल एहसास साहब आप बताइएगा उन नौजवानों को मैसेज दें जो शायद थोड़े से मायूस हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि मायूसी एक कुफर है। हमारा इस्लाम भी कहता है कि आपने इसमें मायूस नहीं होना। ओवर द टाइम मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स हैं, आपकी यही मार्केट होगी, यही नौजवान होंगे जो दोबारा से चिप इन करेंगे, जब चीज़ें दोबारा नई तरीके से रिवाइव हो जाएंगी। सिर्फ इसमें ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम सबको मिल के इसमें से सिर्फ ये है कि हम सबको हमारी जो डीलर एसोसिएशंस हैं इन सबको इकट्ठा होना चाहिए, इस पे एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि इसमें से हमने कैसे निकलना है। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ भी स्टेप हमें खुद भी करने पड़ते हैं, खुद भी लेने पड़ते हैं। अगर ये स्टेप्स हम आज नहीं लेंगे तो ओवर द टाइम वही होगा कि 6 से 8 महीने बाद हम डाउनफॉल की तरफ ही होंगे। सजाद साहब आपका प्रोजेक्ट जो आपने कीमत रखी है उसको कैसे जस्टिफाई कर? इसलिए मैंने वाह मॉडल टाउन की जो मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि एक बंदा है वो मुझे 23 लाख रुपए में 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे रहा है, यानी वो भी ब्रेकअप में दे रहा है, 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे रहा है, 3 लाख रुपए जो है ना मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और मैं 3 लाख रुपए के ऊपर उसको प्लॉट नंबर दे रहा हूँ, उसको मौके के ऊपर उसकी जगह दे रहा हूँ, उसको ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आपने अपना घर बनाना है 50% हमें पेमेंट करें और आज से आप अपना घर बनाना शुरू करें, बाकी 3.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। तो फैसल भाई आखिरी बात ये है कि हम लोगों ने बहैसियत कौम ये देखना है कि हमने इस सेक्टर के साथ जुल्म करना है या हम लोगों ने इस सेक्टर की बेहतरी अपने लिए नहीं, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए अगर हम लोगों ने उसमें बेहतरी करनी है तो जो है ना 2, 4, 5, 10, 15 जो लोग हैं मुनाफली हमने उसको तोड़ना होगा। हमने जाके रियल मानों में लोगों के साथ जो रियल लोग हैं उनके साथ काम करना है, न कि वो फेक लोग हैं कि जी हाउसिंग स्कीम का नाम दिया, बहुत सारे जो है ना लोगों को अपने साथ में लाया और उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं लोगों के नाम को यूज करते हुए एक ऐसा जो है ना मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च किया और प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद रेवेन्यू आपने जमा किया और फिर वक्त के साथ साथ आप जो है ना फिर अपनी ज़मीनें खरीदते जाएं। हम अगर आज मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करेंगे तो ये ट्रेंड कोई बंदा सेट नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आपने वक्त दिया। साद साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमने नाज़रीन कोशिश की है प्रोग्राम में कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट है तो हमने कोशिश की कि उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स आप लाजमी चेक करें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से, ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।